जय हिंद। तो आज कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले करेंगे अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में जो है इसको कवर करेंगे। और इससे पहले जो भी वीडियो डालें उसको जाकर ज़रूर देखिए, उसका प्ले लिस्ट स्पेशल बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। पहला कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का जो है सह अस्तित्व का उल्लेख करती है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, इसी को जो है बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि से लगा हुआ है या कृषि में लगा हुआ है? तो वह लगा हुआ है 52%। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो वह है सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तत्परता या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो वह है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को जो है अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है? तो वह करता है IBRD का। मानव विकास सूचकांक जिसे HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वह है महबूल उल हक का। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो वह होता है USA डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन कौन सा है? तो वह हो जाएगा केरल और तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात दोनों जो है बंद होता है, उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई देती है, तो कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में जो है गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। भारत में निर्धनता के स्तर पर जो है आकलन किया जाता है, तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम के यदि अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उसे सम्मानित किया जाए। उसके बाद देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, तो आय में असमानता। और हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी, तो वह निकाला गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है? तो 37.2%। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व के द्वारा। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो वह है कृषि। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता जाता है। देशों में राष्ट्रीय आदर्श यानी NSS की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब किया गया था? तो 1956 में। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह हो जाएगा गोवा। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो वह हो जाएगा बिहार। 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो गोविंद रानाडे ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय
समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है? तो वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी होती है? तो वह होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाना चाहिए तो देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है तो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक होता है। तीसरा टॉपिक देखिए करा कि मुद्रा और बैंकिंग, जिसे ग्रेसम का नियम जो है किससे संबंधित है? यह जो है मुद्रा के प्रचलन से। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनियम का अवैध कारोबार, उसी को हवाला कहा जाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है वह कहलाती है मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? तो महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से जो है लाभांतर होता है तो ऋणी को लाभ पहुंचता है। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर जो है पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो वह होगा मुद्रास्फीति। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो वह है लेनदार। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो 1806 ईस्वी में। उसके बाद देखिए भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है तो पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में आवश्यक मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो है शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से जो है किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन किया गया है तो 1993-94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो सोना चांदी और सरफा से। भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई बैंक है तो यह एक केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो आरबीआई। बैंकों का बैंक जो है कहा जाता है आरबीआई को। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई बैंक का लेखा वर्ष होता है तो जुलाई जून में। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो गवर्नर यानी भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रेस नोट कहाँ स्थित है? तो वह है देवास में। भारत में 20 रुपये एवं उससे उच्च मूल्य के मूल्य वर्ग के नोट की छपाई किस प्रेस में होता है? तो करेंसी नोट देवास में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है तो वह है स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो वह है यूपी में। पंजाब नेशनल बैंक है तो वह है राष्ट्रीयकृत बैंक। किस देश में जो है भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो वह है यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो वह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कोची में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो वह किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम में चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो 200 करोड़। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1964 में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है तो वह है यूटीआई। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1956 में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है तो वह है सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो वह किया गया था 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तो 30 अप्रैल 1992 ईस्वी में। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो सेबी के द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो वह है 24। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो वह है मुंबई में।
कौन सा भारतीय बैंक में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला बैंक है? तो वह है SBI। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो वह होता है रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है कार्य और विक्रय, यानी कि सरकारी बंडों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो ब्याज की कम दर। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ब्याज की कम दर। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का मूल्य या सम मूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में, और जो है किसके रूप में? तो पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति हो जाती है। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावी होता है, वह होता है बाजार की या ब्याज की बाजार दर, ब्याज की ब्याज दर। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरता है। जिस विदेशी मुद्रा में जो है शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, तो उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है, यानी कि हॉट करेंसी। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हा समिति 1991 ने जो स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो बैंकिंग संचालन का 4 स्तरीय अधिकार या अधिक्रम। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, तो वह लेती है RBI से। वास्तविक मजदूर यानी वेतन का प्रमुख निर्धारण माना जाता है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति से। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की इसकी एक महत्वपूर्ण स्वामित्व वाली जो है समानु संघी के रूप में स्थापित हुआ है, तो वह हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक का। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? तो विदेशी संघ निवेश से। MCX क्या है? तो यह एक स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया था? तो वह था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1949 में। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1999 में। उसके बाद देखिए करा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाखा सृजन पर प्रभाव होगा, तो वह वृद्धि होगी। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। यह सत्य या असत्य है? तो यह असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1975 में। किस वर्ष जो है नाबार्ड की स्थापना हुआ था? 1982 में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो वह होता है प्रतिलोम में। स्टैगफ्लेशन स्थित है, तो वह है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है कोलकाता में। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है RBI के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? RBI के द्वारा। भारत में ग्रामीण अब स्थापना जो है विकास कोष से कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाली मुख्य संस्था थी, तो वह था नाबार्ड। भारत में जो है 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू किया गया था, तो वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंकों की स्थापना किए गए थे। यह कब किया गया था? 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो वह है USA का। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनियमन को स्वीकृति देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं RBI के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो वह है सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पात्र को कहा जाता है, तो ट्रेजरी बिल कहते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक यानी अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है, तो उसका तात्पर्य क्या है? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी।
क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है, तो प्लास्टिक मनी को क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। भारत में कृषि एवं समृद्धि गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वह है वाणिज्यिक बैंकों का। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दुर्बल मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुभल ना हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम में से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, तो उसे नकदी रिजर्व कहा जाता है। भारत में जो है मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। उसके बाद देखिए आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है, तो वह होता है स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की दर करें कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप है, तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। किस वित्तीय वर्ष जो है पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो वह है 1 लाख रुपये। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करा कि हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए जो है वैध रहता है? तो 3 महीने के लिए। टीजर ऋण क्या है? तो बैंकों द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है, जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो नोट परिबद्ध करना चाहिए और वापस नहीं लौटाना चाहिए। अशोध्य ऋण का अर्थ क्या है? तो किसी कंपनी को दे राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड की। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है, तो मूलभूत सुविधा ऋण का। आरटीजीएस लेन देने के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा जो है रुपये में क्या होगा? तो निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा इसमें कोई नहीं होगा। रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है, तो बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपये उधार देने की दर को। संकट के समय के दौरान जो है वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि का काम करती है वह है एसएलआर। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर जो है चंबुके सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? तो उसे MICR कोड कहते हैं। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन हस्तांतरण सिस्टम है क्या है? तो वह है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बॉन्ड कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक होता है, तो वह होता है लेनदार। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनियमन बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? तो ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। बैंक पर चेक आहरित करने वाला ग्राहक को अधिकार होता है, तो वह होता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो रेपो और रिजर्व रेपो दर बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। कृषि और समृद्धि गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करता है? तो यह प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण में। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है, उपलब्ध कराता है? तो वह कराता है CIBIL। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद जो है FDI में अक्षर जो है F क्या दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है फॉरेंज को दर्शाती है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। भारतीय मूल्य का ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ है तो रुपये का मूल्य कम हुआ है। क्रय की दर जिस पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? तो उसे विनियमन दर कहते हैं। बैंकिंग लोकपाल क्या है? तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है बैंकिंग लोकपाल। उसके बाद देखिए करा कि अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको कहां पर संपर्क करना चाहिए? तो ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर जो है हमें
संपर्क करना चाहिए। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जो है एडमिनिस्टर की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बचत बैंक के खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। चेकों व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने की तिथि से कितने माह तक है? तो यह रहता है 3 माह तक। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो वह हो जाता है क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है तो वह है मिली लैंड कार्डर्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है तो वह है दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचनांक में जो है प्रतिभूतियां होती है तो वह होता है 30। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है तो वह हो जाता है 26%। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? वह है मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है तो वह है शेयर बाजार से। वैकल्पिक धन का उदाहरण है तो वह है चेक। आरक्षित निधि अनुपात यानी CRR और संवैधानिक चलन निधि अनुपात जो है SLR, इन पदों का अत्यधिक करीबी संबंध किस उद्योग बाजार से है? तो वह है बैंकिंग उद्योग से। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का पहली राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वह हुआ था 1969 में। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पादक विशेषता छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है? तो शिक्षा ऋण। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो वह है नरसिम्हा समिति। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है? तो यह किया जाता है RBI के द्वारा। भारत में विदेशी विनियमन संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है तो थोक मूल्य सूचकांक। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा या विनियमन कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है तो अधिकृत डीलर को। उसके बाद देखिए चौथा है राजस्व, जिसे भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष से वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो 1987 से 88 में। हाल ही में वर्षों में जो है संघीय सरकार ने बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा तो ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है तो उत्पाद शुल्क से। राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। संपाद कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? 1957 में। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो ब्याज भुगतान। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी में। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश करता है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है तो एक्साइज ड्यूटी से। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके द्वारा या किसके बराबर होता है? यह सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृति संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में किसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे? वह है कर आय। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है तो वह है केंद्रीय आय योजना। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा का। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर हो सकता है, या अंतर को कहते हैं तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। बजट 2012 के अनुसार जो है भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? तो व्यक्ति जिसने 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है तो राज्य सरकार के द्वारा। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? उद्योगपति। उसके बाद देखिए कराधान एक उपकरण है तो कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर जो है इमदाद के कारण अधिकतम है? तो वह है तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 5 में है भारत में नियोजन। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो M विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को हटाना और निर्धनता उन्मूलन।
भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो 1950 में। पंचवर्षीय योजना मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वह है योजना आयोग का। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वरूप कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक योजना विषय है तो समवर्ती सूचिका। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह 1951 में। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग का कब खोला था? 1944 ईस्वी में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब किया गया था? 1938 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र में। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था यह लास्ट पंचवर्षीय योजना था, यह 2012 से 17 तक चला था। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो वह था द्वितीय का। भारत में योजना के प्रारंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छित कुल वर्षों की संख्या कितनी थी? तो वह था 6। भारत में योजना अवकाश था तो वह था 1966 के सूखे के पश्चात। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सा था? तो वह था तृतीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्म पोषित विकास। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति का जन्म दिया था? तो चतुर्थ योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 को कहा जाता है तो गॉडगिल योजना के नाम से इसे जानते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो वह होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव होता है। योजना आयोग एक है तो ये एक संसदीय विधान द्वारा जो है निर्मित एक निकाय है। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ है तो मार्च 1950 में। योजना आयोग के सदस्य की संख्या होती है तो सरकार की इच्छा के अनुसार। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे तो वह थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्षता को या अध्यक्ष तरह की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में जो है महत्व का दर्जा प्राप्त हुआ है तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में किया गया था। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है तो वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो वह था 1985 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार था तो वह था रोजगार कार्यक्रम था तो वह था JRY। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो वह था 1992 से 97। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ में यानी कि रूस में। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में किया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। वित्त आयोग का गठन किया गया था तो 5 वर्ष के अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है तो वह है वित्त आयोग। वित्त आयोग है तो यह एक मौद्रिक नीति तैयार करता है। वित्त आयोग जो है मौद्रिक नीति तैयार करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी तो वह था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि है 6 अगस्त 1952 को। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए।
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था तो जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी तो वह था 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तो वह था समाविष्ट आर्थिक विधि। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था तो 1975 में। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था 1975 में। किस पंचवर्षीय योजना में जो है करा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 13वें वित्त आयोग की संतुष्टि के अंतर्गत राज्य की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होना चाहिए तो 32%। उसके बाद छठा टॉपिक देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है तो निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है तो वह है WTO। मुक्त व्यापार से तात्पर्य क्या है तो आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। सुपर 301 क्या है तो अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब किया गया था तो 1996 में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में किया गया था। मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का कितना है 2%। भारत को अधिकतम विदेशी विनियमन किस मद से प्राप्त होता है तो रत्न एवं आभूषण से। उसके बाद देखिए TRIPS जिसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष है। करार का जो संचालन किसके द्वारा किया जाता है तो WTO के द्वारा। भारत से सर्वाधिक मूल्य रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। उसके बाद देखिए समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको है तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है इंग्लैंड को। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं तो वह है पूंजीगत वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है तो वह है OPEC। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौता यानी DTAA किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो विपक्ष व्यापार को। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था तो दहेज में। भारत के आयात का सर्वाधिक भाग कहाँ से आता है OPEC से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ की आयात पर व्यय की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है तो वह है निर्यात का विविधीकरण। यदि सूरत में बनी वस्तु मुंबई या दिल्ली में बेची जाती है तो उसे प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं प्रादेशिक व्यापार। भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है तो वह है नई दिल्ली में। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित है तो वह है सूरत में। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है तो वह है नोएडा में। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है तो वह है भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है तो वह होता है चाय से। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किसका अंग है तो वह है GATT सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का। GATT का तात्पर्य क्या है तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। भुगतान संतुलन में निहित होता है तो दृश्य व्यापार अदृश्य व्यापार और ऋण होता है। किस वर्ष में विदेशी विनियमन प्रबंधन अधिनियम यानी कि FEMA प्रभावी हुआ है तो वह हुआ है 2003 में। भारत में FERA का स्थान ले लिया तो वह ले लिया FEMA। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है तो वह है अवरक का। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को कहा जाता है तो उसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद देखिए समितियां। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है तो वह है कृषि विपणन से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है तो हथकरघे के विकास से। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। नायक समिति का संबंध है तो वह है लघु उद्योग से। रेखी समिति का संबंध है वह है अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली मानने से। नरसिम्हा समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है तो वह है चीनी घोटाला से।
सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो वह है केंद्र राज्य संबंध से। भूत लिंगमन समिति संबंधित है? तो वह है बैट से। अर्जित पटेल करा उर्जित पटेल समिति का संबंध है? तो मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा से। चलैया समिति किस क्षेत्र में जो है जांच हेतु गठित की गई थी? प्रत्यक्ष कर के। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो वह है करों से। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना के लिए। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से है? तो भुगतान संतुलन घटक से। आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र में। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था? उद्योग मंत्रालय। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी तो लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित है। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित थी? तो शेयर बाजार से। रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या थी? तो भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि किया था? तो राजा समिति ने। उसके बाद देखिए कर संचारण संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी, तो वह था चलैया समिति। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो स्वामीनाथन समिति का। कौन सी समितियां औद्योगिक के क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो वह है बैद्यनाथ समिति। औद्योगिक के रुंगनता से समिति है, तो वह है तिवारी समिति और गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है, तो वह है वेणुगोपाल समिति। उसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, तो वह है रेखी समिति। चलैया समिति का संबंध है, तो चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? तो तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। दीपक पाखिर कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए जो है गठित किया गया था? तो अब संचारण के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। नरसिम्हा समिति का संबंध है तो बैंक क्षेत्र के सुधार में। उसके बाद देखिए विधि जो है विविध जो है 8 टॉपिक नंबर 8 में है। गोल्डन हैंड शोक स्कीम किससे संबंधित है? तो वह है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किन चार देशों ने जो है एशियन टाइगर कहा जाता है? तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो मल्टी कमोडिटी एजेंसी सूचकांक पर। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितना से अधिक हो? 1000 से अधिक हो। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया था? तो राजीव आवास योजना को। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चे को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया था? तो मध्य भोजन का। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कार्यक्रम, तो वह किया जाता है सर्व शिक्षा योजना। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए जो है पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किस राज्य द्वारा जो है अपना धन योजना प्रारंभ किया गया था? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था? तो 1867 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के लिए पेंशन की राशि प्रति माह जो है 200 से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया था? तो यह कर दिया गया था 500। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? यह थे जर्मनी के। भारत में सबसे पहले किस राज्य में जो है मूल्यवर्धित कर यानी वैट लागू हुआ है? तो वह हुआ है हरियाणा में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहते हैं। ट्रिप्स और ट्रिस्म पद संबंधित है, तो वह है WTO से। मॉडवेट संबंधित है, तो वह है मूल्यवर्धित कर से। आधार एक कार्यक्रम है, तो भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में। एक मार्ग पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। एक मार्ग क्या है? तो यह पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। उसके बाद देखिए
जैसे पंचवर्षीय जो है पहली पंचवर्षीय योजना आया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आया था यह है हेराल्ड। पहली पंचवर्षीय योजना जो आया था यह 1951 से लेकर 56 के बीच में आया था। 51 से 56 के बीच में आया था। इसमें प्राथमिकता जो दिया गया था कृषि को। दूसरी पंचवर्षीय योजना आया था यह 56 से 61। इसमें जो है भारी उद्योग व खनिज पर जो है प्राथमिकता दिया गया था। यह मॉडल था हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1961 से 66। यह जो है कृषि तथा उद्योग पर जोर दिया गया था और यह जो है महालेविनिस पर आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था यह 1969 से 74 के बीच में आया था, जिसमें जो है समाजवादी समाज की स्थापना किया गया था। यह जो है चक्रवर्ती तथा प्रोफेसर सेड्डी के मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आया था 1974 से 78 इसकी अवधि थी और यह इसमें आर्थिक स्वास्थ्य पर जो है प्राथमिकता दिया गया था और यह जो है अशोक रुद्र तथा AS सैनी के मॉडल पर आधारित था। छठी पंचवर्षीय योजना जो था यह इसकी अवधि 1980 से 85 था और यह गरीबी उन्मूलन रोजगार पर इसमें प्राथमिकता दिया गया था। यह जो मॉडल था निवेश मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1985 से 90 था और इसमें जो है समग्र रूप से उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अवसर और तकनीक का विकास करना इसमें प्राथमिकता दिया गया था। इसमें जो है यह जो था यह ग्रोथ मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1992 से 97। यह जो था मानव संसाधन विकास का प्राथमिकता इस पर दिया गया था। यह जो था परवन मुखर्जी के मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1997 से 2002 और इसमें जो है न्याय पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर जो है जोर दिया गया था और यह जो था जॉन W मिलर के मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007। इसमें जो है गरीब और बेरोजगारी समाप्त करना इसका लक्ष्य था और इसमें जो है योजना आयोग मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह जो था 2007 से 2012। यह जो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर इसमें जोर दिया गया था। यह जो था योजना आयोग मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह जो है सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना था 12 से 17 यानी 2012 से 17। यह जो था इसमें प्रो सी रंगराजन की मॉडल पर आधारित थी। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।